देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस ज़माने की थी वो तो था भूख। क्योंकि हमारे यहाँ पर बंगाल फ़ैमिन हुआ था 1943 में, बिल्कुल। और उसके बाद मिनी फ़ैमिन्स हो रहे थे। पूरे देश भर में छोटे-छोटे अलग-अलग हिस्से में फ़ैमिन्स हो रहे थे, और ये इस तरह के खतरनाक एक माहौल पैदा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि अगर 47 में अगर इंडिया को अगर आज़ादी मिले, तो उसके बाद जो है इंडिया एक बहुत बड़ा एक सूखे की एक फ़ैमिन के फ़ेज़ के अंदर जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जो आपने जिस लिए अपनी आज़ादी हासिल की, वो जो पूरा कॉज़ था वो पूरी तरह से घायल हो जाता, सही क्योंकि बात वो है। आप दुनिया के लोग, चर्चिल जैसे लोग बैठे हुए थे देखने के लिए कि भाई ये कैसे अपने जो प्रेसिंग डिमांड्स उसको डील करेंगे। वो तो भविष्यवाणी कर चुके कर थे चुके कि थे, ये तो हाँ। टुकड़े-टुकड़े होकर हो नहीं जा, रहेगा। क्योंकि जो और यहाँ पर सबसे खतरनाक बात जो थी उस वक़्त, वो वहाँ पर इंडिया में फूड रायट्स हो रहे थे। और जैसे कि कहीं भी कोई भी जहाँ पर फ़ैमिन हो रहा था, उसके साथ-साथ अनाज को लेकर मारामारी भी हो रही थी, और उसमें उसमें भी हिंदू मुस्लिम किस्म की मारामारी हो रही थी। तो एक बहुत ही भयंकर हालत था, और उस ज़माने की सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो था कि फूड अब लाएँगे कहाँ से? हुँ। क्योंकि आपके जो फूड साइकिल था पूरे देश में, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ने आपने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ही उसको डिस्टर्ब कर दिया था। और एक बार ये फूड साइकिल और जो फूड प्रोडक्शन जो चेन है, उसे अगर एक बार डिसरप्ट कर दिया जाए तो उसको दोबारा बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इस दौरान लोग तो यहाँ पर बहुत ही, हाँ, आप समझ सकते हैं हालत क्या था। तो नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन का पहला जो गोल था वो था कि अनाज को लाना। हुँ। तो वही है कि पहली डिप्लोमेसी। हुँ, हुँ। एक तो बात तो साफ है कि जैसे पाकिस्तान एक मतलब पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान भी आ गया, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मुद्दे भी थे, पर सबसे ज़रूरी बात जो था वो तो लोगों को खाना खिलाना। खाद्यान्न संकट का हल हाँ, करना। बिल्कुल। और ये भी सच बात है, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान की तरफ चला गया, चला जहाँ गया, इतनी हाँ। बड़ी खेती होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो इतना डिस्टर्बिंग टाइम था कि किसको खेती करने का समय मिला, नहीं मिला, क्या हुआ, कितने जो खेतीहर थे उधर चले गए, कुछ इधर आ गए। जैसे कि ट्रेडिशनल सप्लायर्स जो थे, हाँ, जैसे कि म्यांमार से हमारे पास फूड आते थे, खाद्यान्न आते थे, वो डिस्टर्ब हो गया। तो बिल्कुल। उसके बाद जितने चेन थे सब के सब एक साथ टूट गए। और जैसे पार्टीशन हुआ पंजाब का, और उसके बाद जो आप कह रहे हैं, जैसे कि सारे जो फूड दोबारा से डिवाइड भी किया गया, वही जो बंगाल में रिसोर्सेज थे। चला गया इतना बड़ा हाँ, हिस्सा। तो हाँ, फूड फूड का भी डिवीजन हुआ। बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन का हाल आप सोच लीजिए कि जो बहुत सारे तो एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद मारे गए, उनके फैमिली मेंबर्स मारे गए कम्युनल रायट्स में। जो शिमला से दिल्ली आ रहे थे, पंजाब से दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली से पंजाब जा रहे थे लोग, एडमिनिस्ट्रेटर्स मारे गए, ओके। उनके फैमिली मेंबर्स मारे गए। तो वो चेन भी टूटी। तो वो चेन भी टूटा, और जितने एक्सपर्टीज़ जो था वो भी टूटता रहा ऐसे करके। तो इस ज़माने की सबसे बड़ी चैलेंज जो थी, एक ब्यूरोक्रेसी बनाई है जो कि इस तरह के प्रेसिंग इश्यूज़ को सबसे पहले डील करे। और जैसे कि अनाज है, अनाज आप लाएंगे कहाँ से? अनाज को लाना है बाहर से, और एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है। और उस वक़्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते पूरे दुनिया में अनाज की एक तरह की संकट चल रहा था, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पर बहुत अनाज होते थे पहले, वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा जो क्लोजिंग फेज़ था वो वहाँ पर अनफोल्ड हो रहा था। तो एक तरह की जो सिचुएशन है सबके सामने था कि आपको अनाज चाहिए, पर अनाज लाएंगे कहाँ से? तो उसी दौरान, जैसे कि मैंने लिखा, पीआरएस मनी ने जो किया, जी। इंडोनेशिया में जाकर उन्होंने इंडोनेशिया के लीडर से कहा कि आपके यहाँ पर बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, तो आप इंडिया को कुछ दीजिए। अच्छा, तो पूनामले रामकृष्ण एस एस मनी, मणि। जी, जी, हाँ। ओके। हुँ। थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड बताना। आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताया भी है, और फिर बताइएगा क्या किया, वो तो है ही गजब। जैसे कि पूनमले रामकृष्ण एस मनी एक ऑल इंडिया रेडियो के एम्प्लॉय थे, हम्म। और उसके पहले वो मद्रास में मतलब एजुकेशन ले चुके थे, कॉलेज ग्रेजुएट थे, और वहाँ पर बहुत मशहूर एक तरह की थियोसॉफिकल सोसाइटी की मतलब लीडर थी, और कल्चरल आइकॉन थी उस ज़माने में, रुक्मिणी अरुंदले। तो उनके साथ जो कला क्षेत्र जो फाउंडेशन है, वहाँ पर वो काम कर चुके थे थोड़े समय के लिए। और रुक्मिणी देवी के आदेश पर ही पूनमले रामकृष्ण एस मनी ऑल इंडिया रेडियो, उसके बाद इंडियन मिलिट्री में वो एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था। मतलब हम मान लें कि पत्रकार जैसे थे, लेकिन वो डिप्लोमेट बिल्कुल नहीं थे। नहीं, वो एक
किस्म के मिलिट्री रोल था उनका कि वो, क्योंकि इंडियन मिलिट्री में कुछ वॉर ऑब्जर्वर्स होते थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वॉर ऑब्जर्वर्स का काम था कि फील्ड में जितने डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसको आप रिपोर्ट करें और साथ ही साथ आप ये भी रिपोर्ट करिए कि भाई जो आइडियाज़ जो फैल रहे हैं, जैसे फिर कोई भी डिस्टर्बिंग आइडियाज़ आपको दिखे फील्ड में, या फिर कुछ अगर जर्मन प्रोपेगेंडा आपको दिखाई दे, कुछ जापानीज़ प्रोपेगेंडा आपको दिखाई दे, तो उसको भी आपको हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ता था। तो इस तरह का काम रामकृष्ण एस मनी का था। तो ये जब जैसे वॉर ख़त्म होने जा रहा था उस वक्त उनको इंडोनेशिया भेज दिया गया इंडियन फोर्सेस के साथ, और इंडियन फोर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उस ज़माने में कि जाके इंडोनेशिया में जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसको क्रश करें। तो ये आपको एक बहुत ही आयरॉनिकल एक सिचुएशन आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये एक तरफ तो जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी उसका मेन एजेंडा था कि दुनिया में फ्रीडम लिबर्टी को सेफगार्ड करे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर को हराया उन्होंने, बल्कि सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिलाकर। पर दूसरी बात जो था कि ये कि एशियन लोगों की जो है हालत जो है वो देखिए कि आपको फ्रीडम की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रीडम हम क्रश कर देंगे। एशिया अफ्रीका तो बिना आज़ादी के काम चला सकते हैं। हाँ, तो उस तरह हाँ, तो पुनमाले रामकृष्ण एस मनी जब इंडोनेशिया आए और उन्होंने जब ये एक्सपीरियंस किया इस तरह के कॉलोनियल, एक तरह का रिटर्न ऑफ कॉलोनियलिज्म अगर आप देखें, तो उनको लगा कि एक अटेम्प्ट होना चाहिए उसको रोकने के लिए, तो वो पत्रकारिता में आ गए और वो मिलिट्री सर्विस छोड़ दिए और पत्रकारिता के ज़रिए वो अपना इनरोड्स बनाने लगे। जितने नेशनलिस्ट लीडर्स थे इंडोनेशिया में और इंडिया में, दोनों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और इंडोनेशियन लीडर्स को ही उन्होंने ये आइडिया दिया कि मैं देश से आ रहा हूँ, हमारे देश में बहुत फैमिन जैसा हालत है और आप कुछ अगर असिस्ट करना चाहते तो बहुत अच्छी बात होगी। और जो उस ज़माने के इंडोनेशिया के टॉप लीडर्स थे जैसे कि सुकार्नो और सुल्तान सहरीर, उन्होंने कहा कि जी भारत को जो भी इस खजाने की ज़रूरत है वो हम देंगे। तो उसी से शुरुआत हुआ, जैसे आप नॉन अलाइनमेंट या फिर एक तरह की एशियन भाईचारा और पंचशील, जिसको इंडिया ने बाद में नेहरू के ज़माने में प्रमोट किया। पंचशील दरअसल सुकार्नो का आइडिया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी मदर हिंदू थी बाली से, और मदर से वो पंच पांडव की जो कहानी है महाभारत का, तो वो सुने थे, तो उसी को फॉलो करते उन्हें पंचशील निकाला। हाँ, नाम तो वहीं से ही आता है, कहीं पीछे से पंचशील। हाँ, पंचशील। तो रामकृष्ण एस मनी का कंट्रीब्यूशन वो एक तरह का बिल्कुल अनप्लान्ड था। कुछ भी इस ज़माने में आप जैसे कह रहे हैं कि केओस कितना था उस ज़माने में, तो कोई भी प्लान्ड नहीं था, कुछ भी प्लान्ड नहीं था। रामकृष्ण एस मनी को ऐसा लगा कि कुछ आइडिया है, उन्होंने इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू बहुत बड़ा स्प्रेड और बहुत पब्लिसिटी मिला उसको। किसका इंटरव्यू था? ये सुल्तान सहरीर का इंटरव्यू था। अच्छा। तो उसके बाद नेहरू ने उनको चिट्ठी लिख के कहा कि बहुत अच्छा इंटरव्यू है और ये आइडिया भी अच्छा है आपका और हम उसको फॉलो अप करेंगे। पर 6-7 महीना लगभग लगा उसको। आप उस इंटरव्यू की बात करें, इसमें पंचशील आया था? नहीं, आइडिया या कुछ क्या था इसमें? इसमें फूड डिप्लोमेसी का। हाँ। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि भारत ने डिप्लोमेसी की तरफ जो शुरुआती कदम बढ़ाया, फूड डिप्लोमेसी उसमें पहला था। हाँ। ठीक है। तो रामकृष्ण एस मनी उस वक्त भी ज्वाइन नहीं किए थे इंडियन फॉरेन सर्विस, पर नेहरू के साथ संपर्क में थे। तो ये नेहरू को आइडियाज़ देते थे और नेहरू इनको आइडियाज़ देते थे, चिट्ठी एक दूसरे को लिखते थे, और उसी के ज़रिए उन्होंने जो ये पूरा फूड डिप्लोमेसी और इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का जो एक रिलेशन जो हम आज बाद में हम देखा आसियान पॉलिसी और सब बात होती है, आसियान जो है, तो इस सब की जो शुरुआत है वो 46-47 में है। हम कहें वो जड़ है मणि साहब। हाँ, उस वक्त नाम नहीं आते इतने बड़े बड़े लोगों के, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों के, राष्ट्रपतियों के नाम हम सुनते हैं। ये जो असल लोग हैं, जिनके आइडियाज होते हैं, जिन्होंने नींव रखी होती है, उनके नाम खो जाते हैं। अच्छा है, इस पॉडकास्ट से कुछ नाम सुनेंगे हम।